दोस्तों, कोई आपसे पूछेगा आपका घर कितना बड़ा है तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे यदि आपसे आपके एक गांव या आपके शहर में पूछा जाए तो आपका पूरा मोहल्ला आपका घर होता है। यदि मोहल्ले में पूछा जाए तो आप अपने घर पर उंगली रखकर बता सकते हो कि ये मेरा घर है। लेकिन जब आप किसी शहर या दूसरे शहर में पहुंच जाते तो आपका शहर ही आपका घर हो जाता है। ऐसे ही यदि आप किसी दूसरे देश या स्टेट में चले जाते हो तो आपकी स्टेट या आपका देश ही आपका घर हो जाता है। ऐसे ही यदि ब्रह्मांड में आपका घर पूछा जाए, इतना विशाल है, कितना बड़ा है और क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आपका जवाब होगा कि हम सौर मंडल के निवासी हैं, जहां सूर्य और उसके चारों ओर घूमते हुए ग्रह, उसके बीच में हमारा एक प्लेनेट है और ये पूरा सौर मंडल हमारा घर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक घर कितना विशाल है? इसे आप कभी 40,000 साल में भी पार नहीं कर पाएंगे। इतना विशाल है आपका घर। आज हम संपूर्ण सौर मंडल के बारे बताएंगे और जानें कितना विशाल है हमारा घर। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों से सौर मंडल ही है हमारा घर है। यहाँ पर पृथ्वी व अन्य सभी ग्रहों का जन्म हुआ है। सूर्य के बनने के बाद बची हुई धूल और गैस के बादलों से हमारी पृथ्वी और बाकी के एलिमेंट बने, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर अन्य ग्रहों और उन ग्रहों पर एटमॉस्फेयर बना और सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन पनप आया है। आज पृथ्वी पर हम करोड़ों जीवन की प्रजातियां को देखते हैं, जिसमें एक इंसान भी शामिल है, और आज पूरे सौर मंडल के सिस्टम में हमसे एडवांस और कोई नहीं। या फिर यूं कहें कि जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मंडल में भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन है ही नहीं। आज हम इंसानों ने पृथ्वी के बाहर भी बहुत कुछ पता लगा लिया है, लेकिन फिर भी हम इंसान चांद से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पृथ्वी से 4,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चंद्रमा ही लास्ट बाउंड्री है, जिसे हम आज तक अपने आंखों से देख पाए हैं, जिसे हम छुपाए हैं, जहां पर हम पहुंच पाए हैं। चंद्रमा की लास्ट बाउंड्री अर्थ क्लाउड की दूरी से केवल है 0.16% है। इससे इंसानी स्केल पर समझने की कोशिश करें तो अगर सौर मंडल 1,000 किलोमीटर के आकार का है तो इंसान ने केवल अभी से 2 सेंटीमीटर तक ही पार किया है। इसी से आप सौर मंडल की विशालता की बाउंड्री को समझ सकते हैं। तो फिर आखिर ये सौर मंडल और कितना बड़ा है? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं सौर मंडल की मौत अनंत यात्रा पर। पिछले 100 सालों से हम इंसान हैं, अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ पता लगा पाए हैं, और इन्हीं सवालों में हमने 8 ग्रहों पर भी कई मिशन किए हैं। इन सभी स्पेस मिशनों में वाइजर को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्पेस मिशन माना गया है, जो कि अब तक है सोलर सिस्टम में घूम रहा है और हर सेकंड है 17 किलोमीटर पार करने वाला यान है। इस समय इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है और आज भी इस पर सूर्य की ग्रेविटी का असर होता है। वाइजर बन चुके 46 साल से सौर मंडल में घूम रहा है, लेकिन अब तक इनसे कोई पर बेल्ट भी पार नहीं हुई है। दोस्तों, कोई पर बेल्ट में अरबों उल्कापिंड आते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। के बाद ही इन विशालकाय उल्कापिंड आर्थिक क्लाउड बेल्ट शुरू हो जाती है, जिसका आकार बहुत ज्यादा विशाल है। इस बेल्ट को बाहर करने के लिए और औसत 300 साल से ज्यादा का समय लगने वाला है। बॉजर की बर्थ क्लाउड में एंट्री हो चुकी है और ये धीरे धीरे इस घेरे में मौजूद है। पत्थरों से बचते हुए आगे BRH रहा है। नासा के रिसर्च के मुताबिक है आर्थिक क्लाउड है 8,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर है 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला है। 40,000 सालों तक किसी को पार करने में लगा देगा। इतने सालों में ही वह सूर्य की ग्रेविटी के प्रभाव से फ्री हो पाएगा और फिर ब्रह्मांड में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। दोस्तों, वाइजर 1 की 77 किलोमीटर पृथ्वी सेकंड की रफ्तार से आप भले ही चांद पर 6 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन सोलर सिस्टम को पार करने में आपको औसत 300 साल से ज्यादा का समय लगने वाला है। अब आप इस बात से सोलर सिस्टम के विशालता और इसके का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, वाइजर और वीजा 2 दोनों सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए थे।
आने वाले समय में इंसान खुद ही ये सोलर सिस्टम की ग्रह पर जाकर है एक्सप्लोर करने वाला है। तो अगर आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम सोलर सिस्टम पर मिशन करेंगे, तो क्या आने वाले 100 सालों में ये कोई इंसान पूरे जीवन काल में कहाँ तक पहुंच सकता है? सबसे बड़ी समस्या तो आज के रॉकेट की स्पीड है, जो कि हमें बहुत ज्यादा धीमा बना देंगे। स्पेस में परिक्रमा कर रहे हैं चांद और ग्रह, भले ही रात के समय आसमान में बहुत ही पास पास दिखाई देते होंगे, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा दूरी पर हैं। पृथ्वी और चांद की दूरी भलाई सबसे कम मानी जाती है, लेकिन यहां तक पहुंचने में 1 महीने तक का समय लग जाएगा। आज के आधुनिक रॉकेट हमें सीधा चांद पर नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें पृथ्वी की ग्रेविटी का सहारा लेकर ही आगे की यात्रा करनी पड़ती है, और फिर हमें 4,000 किलोमीटर की दूरी चांद तक पूरी कर पाते हैं। रॉकेट का बहुत फ्यूल तो उसे पृथ्वी की सदस्य अंतरिक्ष में पहुंचने में ही खत्म हो जाता है। इसलिए लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वे ग्रेविटी के द्वारा आगे बढ़ाते हैं और फिर चांद के ऑर्बिट में जाकर उसकी परिक्रमा करके अपनी स्पीड को कम करके लैंडिंग करते हैं। और अगर मार्स पर जाने की बात करें, तो यहां पहुंचने में हमें 7 महीने का समय लग जाता है, बल्कि इस सबसे छोटा समय होता है जब मंगल ग्रह पृथ्वी एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। और अगर हमें इस समय में यहां नहीं जाते हैं, तो फिर हमें 26 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। आज के समय में रॉकेट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमें अंतरिक्ष में लेकर जाएं, तो भी हमें सही समय और सही प्लैनेट का अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो और हम फिर से कई साल गंवा देंगे। वर्जन को लॉन्च करने के पीछे भी इन्हीं सब ग्रहों के अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए वर्जन सक्सेसफुल बनाना आसान था। इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजने का प्लान है, वैज्ञानिक के पास है, लेकिन अगर बात बृहस्पति और शनि पर जाने के आए, तो यहाँ वैज्ञानिक इंसानी मिशन से दूर रहते हैं। यहाँ पर है मिशन केवल हमारे द्वारा बनाए गए प्रोब ही कर सकते हैं, जुपिटर पर है। अब तक कई प्रोब भेजे जा चुके हैं पृथ्वी और चांद की दूरी का। अगर 1000 गुना मंगल ग्रह हैं, तो इससे दूरी से अराई गुना बृहस्पति ग्रह ये सभी रॉकेट प्लैनेट की तुलना में दूर है, और गैस से बना होने के कारण इस पर कोई प्रॉब्लम लैंड भी नहीं कर सकता। वहीं सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे विशाल ग्रह शनि है, जो कि ये हमसे काफी दूर है। वाइजर 1 और विजिट टू बी इस पर मिशन कर चुके हैं, लेकिन शनि ग्रह पर जाने का सबसे सटीक मौका कैसे इनको मिला था, ये प्रोब है। साल 1997 में लॉन्च किया गया था, जिसने 6 साल 261 दिन लगा कर रहे हैं शनि तक पहुंचने में सबसे कम समय में पहुंचने में सफलता हासिल की थी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये यान सीधा पृथ्वी से शनि ग्रह पर गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो सीधा 6,000 किलो के किसी प्रोब को शनि के पास सीधा भेज पाए। इसलिए नासा को आए जब कैसे शनि ग्रह पर भेजना था, तब उसे कई ग्रहों की मदद लेनी पड़ी। इसे अपने टारगेट पर जल्दी सेट कर सकते हैं। अब तक के कई प्रोजेक्ट्स मार्स और शनि पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून पर केवल वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ही जा पाए हैं। साल 1986 में नासा ने यूरेनस की सबसे नजदीकी तस्वीर कैप्चर की थी, जिसमें वहां से 316,000 किलोमीटर दूर किसी यान को प्रेषित करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। यह यान जहांदाद की दूरी का भी 7,500 गुना ज्यादा किया गया। आज भी इस ग्रह पर सीधा पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए वॉयजर 2 है जो पृथ्वी को कई परिक्रमाएं करके उसकी ग्रेविटी से स्पीड बढ़ाते हैं। इस पर पहुंचकर यूरेनस से 45A1 किलोमीटर ऊपर से गुजरते हुए इसने ग्रह की तस्वीरें लीं और इसके 11 चंद्रबाबू को भी खोज निकाला। ये एडम्स फेयर और इसके रिंग के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों, 2 एकमाडर सस्पेंस प्रोब है जिसने यूरेनस को सबसे नजदीक से एक्सप्लोर किया है, क्योंकि अब तक कोई भी दूसरा प्रोब इस ग्रह तक पहुंच पाया है। यूरेनस के बाद नेपच्यून को भी बॉयज 2 ने एक्सप्लोर किया था। पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर है, और जब यूरेनस की दिशा में जाते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए वॉयजर 2 यूरेनस की ग्रेविटी का सहारा लेता है। इस स्थिति में वर्जन सुने। मैप चुनकर हमने चंद्रमा टाइटन की बड़ी तस्वीरें लीं
और साथ ही पहली बार उसके रिंग को भी खोजा, जिसके बारे में नासा को पहले कुछ नहीं पता था। हम समझते थे कि शनि ग्रह ही एक छल्ला वाला ग्रह है, लेकिन ने नेपच्यून के 6 चंद्रमाओं की खोज की और फिर इससे आगे बढ़ा। इसने बेल्ट की दिशा में प्रवृत्ति की और 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। वर्तमान में यह 2.3 किलोमीटर पृथ्वी सेकंड की गति से ब्रह्मांड में आगे बढ़ रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड में भटक रहा है। 7:25 के बाद यह प्रोब सिग्नल भेजना बंद कर देगा और उसके बाद कभी भी हम संपर्क नहीं कर पाएंगे। नेपच्यून के बाद प्लूटो पर भी स्पेस प्रोब भेजा जा चुका है। न्यू हॉरिजन्स, जो पृथ्वी से सीधा जुपिटर की ओर बढ़ा, यहां से ग्रेविटी असिस्ट के द्वारा अपनी ग्रेविटी स्पीड को बढ़ाता है। ये 4 किलोमीटर पृथ्वी सेकंड की गति में है। इसने जुपिटर से मिलकर फिर 33 किलोमीटर पृथ्वी सेकंड की गति से फोटो की दिशा में बढ़ा और इसने अपने मिशन को 3 साल कम कर लिए और 9 साल में यह प्लूटो तक पहुंचा। तो दोस्तों, इस तरह हमने इंसान ग्रहों की ग्रेविटी की सहायता से सोलर सिस्टम के 8 रेओनदार्स तक अपने प्रोब भेज दिए हैं। लेकिन यह तो अभी भी इस विशाल सोलर सिस्टम का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अर्थात आपका मोहल्ला आपका घर नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी ही आपका घर है और ब्रह्मांड में पूरा सोलर सिस्टम ही आपका घर है। तो आपका घर इतना बड़ा है कि इसे पार करने में भी आपको 40,000 साल से ज्यादा समय लगेगा। वो भी तब जब आपकी स्पीड है 15 से 20 किलोमीटर पृथ्वी सेकंड की हो गई है। हमारे सौर मंडल में क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है। यदि हमें हमारे सौर मंडल के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो हमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी तैयार करनी पड़ेगी जो इसकी जांच कर सके, या ऐसी स्पीड तैयार करनी पड़ेगी जिससे हम इसे बहुत तेजी से एक्सप्लोर कर सकें और हमें इससे जुड़े रहस्यों और जानकारी को समझ सकें। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंसान ये कर पाएगा या नहीं?